हेलो एवरीवन, जीएस सब सिविल सर्विस क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। अभी मेरे यूट्यूब पे 10 के मेंबर भी हो गए, मैम के चैनल पे भी 11 के मेंबर हो गए और ये सिर्फ आप लोगों की बदौलत हुआ। आप लोग का प्यार और सपोर्ट हमेशा रहता है और हम अपने एंड से भी चाहते हैं कि जितने बेहतर हम लोग आपके लिए कर सके वो करने का कोशिश करते हैं। चाहे प्री के लिए हो, चाहे मेंस के लिए हो, आगे जो एससी के लिए होगा वो भी हम लोग बेहतरीन तरीके से आप लोगों का करवाने का प्रयास करेंगे। अभी आप देखोगे तो 70वीं का एग्ज़ाम है, 70वीं पीटी का एग्ज़ाम है और डेट इसके एक्सटेंड भी हुए हैं। 70 पीटी का एक्सटेंड मतलब अभी ऑफिशियल नोटिस तो नहीं आई, लेकिन एक लेटर सर्कुलेट हो रहा है, आपको पता ही होगा कि 13 और 14 दिसंबर को, और ये डेट हो सकती है आगे और भी बढ़ेगी। आपको मैंने पहले भी कहा था कि 10-12 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे, 10-12 लाख बच्चे फॉर्म भरेंगे और इतने बच्चों का एग्ज़ाम कराना चुनौती होगा। ऐसा नहीं कि इतने बच्चे का एडमिट कार्ड 10 दिन 15 दिन में रिलीज कर दिए जाएंगे। ये बात मैंने पहले भी बोले थे और बताए भी थे कि अक्टूबर का जो मंथ है या नवंबर का फर्स्ट वीक का जो वीक जो है नवंबर में, तो वो फेस्टिवल का दौर है और वो मेजर मेजर फेस्टिवल हैं, दुर्गा पूजा, छठ, दीपावली। तो ये बिहार में एक धूमधाम से मनाया जाता है और बहुत बड़ा चुनौती होगा किसी भी आयु के लिए कि इतने फेस्टिवल हैं और भी स्टाफ छुट्टी पे रहेंगे तो मैनेजमेंट में भी समस्या आएगी। तो ये पहले भी बातें कही थी, हो सकता है कि एग्ज़ाम का डेट और डिले हो, क्योंकि फॉर्म का जो डेट अभी दिया गया है, जो भी 21 तारीख तक दिया गया है, ये आगे और एक्सटेंड करें और ऐसा एक्सटेंड करने के चक्कर में आप लोग ना रहे, जो है टाइमलाइन उसके अंदर भर दें। ऐसा नहीं कि हाँ डेट बढ़ेगा तभी भरेंगे, तो फिर ये अच्छी मैनर नहीं है। तो जो डेट दिया गया उसके अंदर फॉर्म आप लोग फिलअप कर ले, फिर आगे क्या डेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ये बाद की बात है। और यदि आपके लिए ठीक है डेट आगे बढ़ रही एग्ज़ाम की, पोस्टपोन्ड हुई है, तो आपके लिए अपॉर्चुनिटी है ना, इसको ऐसे भी तो देख सकते हो, चलो 1-1.5 महीना जो मिले हैं हम और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाए, जहाँ जहाँ मेरी कमी थी उस कमी को दूर किया जा सके। कहावत सुने होंगे ना, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। तो आपको जोर लगाना है, एफर्ट लगाना है, हाँ गधा मजदूरी नहीं करना है। स्मार्ट स्टडी करिए, टू दी पॉइंट पढ़िए, क्वेश्चन को बार बार देखिए। और आप लोगों को हम बोल भी रहे थे कि क्वेश्चन के एनालिसिस को हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से क्वेश्चन अब पूछे जा रहे हैं, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, करेंट अफेयर्स हो, बिहार स्पेशल हो, हमें क्वेश्चन के ट्रेंड को समझना है। आप लोग और करें कि सर मेरे मार्क्स इंक्रीज नहीं कर रहे हैं, बार बार गलत हो जा रहे हैं, निगेटिव मार्किंग ज़्यादा चल जा रही है, तो एक बात कहते हैं कि जब आप क्वेश्चन बनाने बैठो तो आप ये समझने का प्रयास करो जो क्वेश्चन आपसे गलत हुए, सपोज करो पॉलिटी जुडिशरी से गलत हुई तो नोट कर लो, है ना। इस तरह जैसे हिस्ट्री में कांग्रेसेशन से गलत हुई तो नोट करो, जाके उस चैप्टर को कंप्लीट करो, अच्छे से उसके डेप्थ में पढ़ो। साइंस से गलत हुई है, लाइट, एटॉमिक स्ट्रक्चर, केमिस्ट्री में, तो उसको नोट कर लो कि दोबारा उस चैप्टर से हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होने चाहिए, तभी जाके मार्क्स आपके बढ़ेंगे। आप लोग क्या करते हो, हाँ चलो 80 नंबर आ गए, 90 नंबर आ गए, 70 नंबर आ गए, चलो अगले टेस्ट देखते। ऐसे नहीं करना है, क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं उसको एनालिसिस करना है, उसके टॉपिक को लिस्ट करना है और टॉपिक जो लिस्ट किए हैं उसको जाके एक बार गो थ्रू करना है। फिर जब दोबारा उस टॉपिक से क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। गलती होनी चाहिए हमेशा न्यू, बार बार आप वही गलती को दोहराओगे तो फिर आप एग्ज़ाम से बाहर हो जाओगे। तो इन सब बातों पे आप ध्यान दें तो खुद अपने अंदर एक कॉन्फिडेंस आने लगेगी, मार्क्स इंक्रीज करने लगेंगे, खुद अच्छा लगने लगेगा। तो छोटी छोटी चीज़ों पर आप काम करते चले जाओ। तो आज हम 69th का क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा पॉलिटी सेक्शंस का, एक एक सेक्शंस को हम लोग देखेंगे। तो आज पॉलिटी देखें, इस पे हम भी डिस्कशन कर देंगे, मैम भी लेके आएगी कुछ वीडियो डिस्कशन कर देगी। और जो भी इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी सुपर 30, सुपर 40, सुपर 50, जितने भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक होंगे उन सारे का PDF आपको मिल जाएगा, नोट्स मिल जाएंगे, हर एक चीज़ आपको मिल जाएगा। आप 40 से 50 टॉपिक आपको खुद पता है जो सीरियस एस्पायरेंट है
यदि 40-50 टॉपिक ऐसे टॉपिक होते जहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं। सपोज करो कांग्रेस सेशन आते हैं, सेंसस से क्वेश्चन हमेशा आते ही हैं, ठीक है। मिनरल से क्वेश्चन आते ही हैं, रिवर से क्वेश्चन आते ही हैं, वाटरफॉल से क्वेश्चन आते ही हैं, सॉइल से आते ही हैं। तो आपको बजट इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन रहते ही रहते हैं। तो 40-50 टॉपिक तो आप भी लिस्ट कर सकते हो, और ये यहाँ गलती नहीं होनी चाहिए। यदि यहाँ गलती होती है तो सामने वाला जो आपका कंपटीटर है वो गलत नहीं कर रहा होता है, फिर आप यहाँ बाहर हो सकते हैं। इन्हीं सब छोटी छोटी चीज़ों पर आपको ध्यान रखना है ना। तो ठीक है, चलिए हम पॉलिटी का क्वेश्चन देखते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं और किस तरीके से आगे क्वेश्चन आने के चांसेज हैं। आप पॉलिटी में भी ठीक है कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड पूछ रहे तो सबको आता है, जो स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं पूछ रहे उनको आपको सही करना है, तो हाँ आप लीड कर सकते हो, और एक एक नंबर आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। सब कुछ पढ़ना पहले बोले जरूरी नहीं, लेकिन कुछ चीज़ों को पढ़ना जरूरी है। तो इन सब बातों का ध्यान रखें और आगे हम पॉलिटी का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तो पॉलिटी में 69th में क्वेश्चन पूछा गया था कॉलेजियम प्रणाली के बारे में। कॉलेजियम प्रणाली के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए कि कॉलेजियम प्रणाली क्या होता है। यदि आपको इसका डिफिनीशन पता होगा तो आपको इसके एग्जैक्ट आंसर मिल जाएंगे। क्या होता है कॉलेजियम प्रणाली? तो यह होता है ना, यह न्यायाधीशों की एक नियुक्ति और स्थानांतरण की प्रणाली है। आप पढ़े भी होंगे, जो सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के माध्यम से विकसित हुई। यहाँ पे एक टर्म भी लिखा हुआ है संसद। क्या हुआ है ना कि संसद के अधिनियम या संविधान के प्रावधान द्वारा, ठीक है। और इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं? सीजीआई करते हैं। इसके अदालत के 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं। सीजीआई के अलावा 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश रहते हैं। तो हम लोग कॉलेजियम प्रणाली देख लिए। अब इसके हम ऑप्शन पे आते हैं। पहला क्या लिखा है? सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम एक 5 सदस्यीय निकाय है जिसकी अध्यक्षता भारत के मौजूदा मुख्य न्यायाधीश सीजेआई करते हैं, और उस समय इसमें न्यायालय में कार्यरत 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीश शामिल होते थे। तो जस्ट अभी हमने इसके डिफिनीशंस के रूप में जाना है, तो ये भी आए। तो ये जो है पहला ऑप्शन ये सही है हमारा। संसद ने विधि द्वारा कॉलेजियम प्रणाली का आरंभ किया। अभी जस्ट क्या बोले, अभी बताए ना कि संसद के अधीन संविधान के प्रावधान द्वारा। तो सेकेंड ऑप्शन से हमारा नहीं होगा। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती। बार बार आप लोग सुन भी रहे हैं, है ना, बार बार आप लोग सुन रहे होंगे इस चीज़ को कि उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों की न्यायाधीशों की नियुक्ति कॉलेजियम प्रणाली के माध्यम से की जाती है। चौथा जो है, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत वर्ष 1993 में, ठीक 1993 में हुई, लेकिन यहाँ न्यायाधीश पीके भगवती ऐतिहासिक फर्स्ट जज के मामले में उपलब्ध। तो इसका जो है सेकेंड पार्ट वो गलत है। तो इसके ऑप्शंस पे चलते, पहला सही है, दूसरा गलत है, तीसरा सही है। तो 1 और 3, 1 और 3 कहाँ दिया गया है? डी में। तो इस तरीके से आपको बताना है। तो कॉलेजियम प्रणाली तो आपके मेंस के अंदर भी आ रहे हैं। आप जो बोलते हैं कि सर पीटी अलग है मेंस अलग है, क्या कॉलेजियम प्रणाली से मेंस में क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं? क्या पूछे जा रहे हैं? बिल्कुल पूछे जा रहे हैं। यदि आप मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि आपका पढ़ा हुआ होता कॉलेजियम प्रणाली के ऊपर, इजीली ये क्वेश्चन आप टैकल कर पाते। और ये कहाँ है? जुडिशरी में। आप अच्छे से जाके जुडिशरी पढ़ो, उसी में ये सारे मिल जाएंगे कॉलेजियम प्रणाली, ठीक है। तब जुडिशरी से क्वेश्चन आ रहे हैं तो और भी आगे आने के कंसेप्ट ओरिएंटेड चांसेज है। तो जुडिशरी एक बार आप नोट करो और देखो कि जुडिशरी से जितने भी कंसेप्ट हैं वो अच्छे से आप क्लियर कर लो। तो नोट कर लो टॉपिक, किन टॉपिक से क्वेश्चन आए हैं 68 69। तो हम फिलहाल अभी हम 69 का देख रहे हैं। अब 102 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, देखते हैं इसमें देखेंगे किस तरीके से इंट्यूशन हमारा लग सकता है। हम ये भी बातें की थे कि कुछ क्वेश्चन आपको डायरेक्ट नहीं आ रहे होंगे, आप इंट्यूशन से बना सकते हैं। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा गया है, भारतीय संविधान के 42वें संविधान संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, अब कौन सा पूछा है? 42वां संविधान संशोधन। तो जैसे ही 42वां संविधान संशोधन पूछा है,
आपको 1976 याद आ जाना चाहिए, इंदिरा गांधी की सरकार याद आ जाना चाहिए। आना चाहिए या नहीं आना चाहिए बताओ, है ना। इंदिरा गांधी को क्या आयरन लेडी भी बोला जाता था। और उससे पहले जब 76 में संशोधन हुआ था तो 73 भी आपको याद आ जाना चाहिए, केशवानंद भारती वर्सेज केरल राज। एक एक कड़ी आपको जुड़ा हुआ है, एक कड़ी से दूसरे कड़ी को जब तक आप रिलेट करके नहीं पढ़ोगे तब तक कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, तब तक आपके क्वेश्चन भी टेकन नहीं होंगे और हमेशा कन्फ्यूजन क्रिएट करेगा। आप बार बार बोलते हो कि कन्फ्यूजन आता है, तो इसी वजह से, क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है और रट्टाबाजी पर आप ज़्यादा फोकस करते हो। ठीक है, अब जब 42वां संविधान संशोधन से रिलेटेड हम इस चीज़ों को देखें, अब इसके हम ऑप्शन की ओर चलते हैं। पहला क्या है, इसमें प्रस्तावना में, इसमें जस्ट क्या, इसमें प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए, 3 शब्द जोड़े गए। क्या है, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता, है ना, सेक्युलर, है ना, सोशलिस्ट और इंटीग्रिटी। ठीक है, ये तीनों शब्द जोड़े गए। तो आपको पता होगा 73 में ये जजमेंट आई थी और 76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी और इसमें संशोधन करके इन 3 शब्दों को जोड़ा गया था। तो ये क्या है, बिल्कुल सही है। अभी हम इतना धरफरी नहीं करेंगे, आगे पढ़ेंगे। आप लोग तुरंत का देते हो आंसर ये आ गया, इस तरीके से नहीं होता है। हम लास्ट तक क्वेश्चन को देखेंगे, पढ़ेंगे, समझेंगे, फिर इसके हम उत्तर तक पहुंचेंगे। ठीक, दूसरा है, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। आपको पता होगा 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में और यहाँ पे काफ़ी मेजर चेंजेस देखने को मिले, काफ़ी मेजर चेंजेस हम लोग देखने को मिले और इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोला गया है। बहुत सारे चेंजेस हुए हैं। तो यहाँ 42वें संविधान संशोधन में 8 मौलिक कर्तव्य नहीं 10 मौलिक कर्तव्य देखने को मिलता है और टोटल जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज हैं 11 हैं, 11 हैं और यहाँ 10 हुए थे। 11वां मौलिक कर्तव्य क्या, शिक्षा से रिलेटेड है और इसमें आप थोड़ा सा इंट्यूशन लगा सकते हैं। शिक्षा से रिलेटेड जो संविधान संशोधन हुआ था 86, कब हुआ था, 2002 के अंतर्गत 86 अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें आपको फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस देखने को मिले, फंडामेंटल राइट्स में भी चेंजेस देखने को मिले, डीपीएसपी में भी चेंजेस देखने को मिले आपको, डीपीएसपी में भी चेंजेस देखने को मिले। जस्ट कुछ इधर हो रहा है, डीपीएसपी और डीपीएसपी के अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज, ये तीनों जो मेजर चेंजेस हुए हैं शिक्षा से रिलेटेड, ये कब हुए थे, 86वां संविधान संशोधन 2002 में ही हुए थे। तो ये बेसिक आप इंट्यूशन लगा सकते थे। इसमें क्या लिखा हुआ है, सेकेंड पॉइंट, इसने संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े, 8 नहीं 10। तो ये क्या है, सेकेंड स्टेटमेंट ये हमारा गलत है। अब थर्ड की ओर चलते हैं, इसमें नए निदेशक सिद्धांत जोड़े, यानी अनुच्छेद 39A, अनुच्छेद 43A और अनुच्छेद 47। तो ये क्या जोड़े गए थे, आपको पता होगा ये क्या जोड़े गए थे, आप बताओ, खुद बताओ, जोड़े गए थे, इसके कमेंट में आप लोग आंसर करना। ठीक है, ठीक है, ये भी जो है क्या है 39A में क्या कहता है, 39A में है समान अवसर के आधार पर न्याय देना। ठीक है, 43A में क्या है, उद्योगों के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी से
संबंधित, और 47 में तो आपको पता होगा मध्य निषेध। तो ये हैं हमारे थर्ड। अब हम चौथा की ओर आते हैं। इसके द्वारा राष्ट्रपति को चुनाव आयोग के परामर्श से राज्य विधानसभाओं मंडलों के सदस्यों को आयोग घोषित करने का अधिकार प्रदान किया गया। ठीक है, चौथा ऑप्शन हमारा ये है। अब इसमें इंट्यूशन कैसे लगेगा, आप खुद सोचो कि अब क्या पूछा है, उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है। हम इसका पूरा एग्जैक्ट आपको डिटेल अभी नहीं बताएं, क्योंकि हम बताना चाह रहे हैं कि इंट्यूशन के माध्यम से बनेगा क्वेश्चन। यदि पूरा डिटेल बता देंगे तो फिर आप डायरेक्ट एग्जैक्ट आंसर तक पहुंच जाओगे। हमें हो सकता है कि एक ऑप्शन आ रहे हैं, दो आ रहे हैं, तीन आ रहे हैं, चौथा नहीं आ रहे हैं, या दो आ रहे हैं, दो नहीं आ रहे हैं, एक आ रहे हैं, तीन नहीं आ रहे हैं। इसमें हमारा इंट्यूशन काम करेगा। किस तरीके से क्वेश्चन को एलिमिनेशन मेथड से बनाएंगे, इस क्वेश्चन से हम देख लेते हैं। उपयुक्त कथन में कौन सा, आप गलत को यहाँ पे अंडरलाइन करें। बहुत बार गलत है तो लगता है कि सही ही पूछ रहा है, तो वहाँ पे आप कन्फ्यूजन कर जाते हो। तो जब गलत पूछ रहा है तो हम पहले ऑप्शन की ओर चलते हैं। क्या पूछा है, इसमें प्रस्तावना में 3 नए शब्द जोड़े गए, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता। जब आपको लग रहा है कि पहला ऑप्शन हमारा क्लियर कट सही है, तो क्या होगा, एक और दो कभी हो सकता है, एक वाला तो हो ही नहीं सकता है। कन्फर्म है कि पहला जब सही है तो जहाँ जहाँ आपको एक दिखे वहाँ आप कट कर दीजिए। तो एक और डी, ए और डी कट गया। अब बच गया हमारा 2 और 3। 2 और 3 जब गलत पूछ रहा है, ठीक है, क्या है, इसमें संविधान में 8 मौलिक कर्तव्य जोड़े। 8 मौलिक कर्तव्य, तो जब 1 4 ये कट गया तो 4 तो ऑप्शन बच्चों यहाँ भी है। यस और नो, है ना, है या नहीं है, ठीक है ना, 3। तो यहाँ पे एग्जैक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्योंकि आपको पता होगा मौलिक कर्तव्य 8 नहीं 10 जोड़े गए, तो 2 ऑप्शन तो आपको एकदम एग्जैक्ट पता है कि 2 होना ही होना है। ठीक है, 2 होगा ही होगा। और ये 3 3 2 के साथ 3 भी होंगे। ठीक है, 39 से 43 से और 47, ठीक है, ये भी होंगे आंसर। तो इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी। तो इस कहते हैं इंट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड। आपको एक पता है तो 2 कट गया, 2 में कन्फ्यूजन है, 2 में पता है कि सेकंड ऑप्शन होगा ही होगा, सी होगा ही होगा ना। तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। ठीक है, अब आगे हम लोग आते हैं, किसी समुदाय को अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के लिए आवश्यक विशिष्टताएं हैं। क्या हैं इसके लक्ष्य, बताइए, आप लोग सोच के थोड़ा बताइए। पहला ऑप्शन है आदिम लक्षणों के संकेत है, दूसरा है विशिष्ट संस्कृति, तीसरा है बड़े पैमाने पर समुदाय के साथ संपर्क में शर्म। ये थोड़ा सा यहाँ पे वर्ड आप लोग चेंज कर सकते थे यार, आयोग यहाँ चेंज कर सकता था, शर्म इस तरीके से वर्ड नहीं यूज किया जाना चाहिए। ठीक है, और चौथा है पिछड़ापन एवं भौगोलिक अलगाव। चारों ऑप्शन आप लोग देख लिए। तो यहाँ है क्या है, अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने के आवश्यक विशेषताएं निम्नलिखित क्या क्या होना चाहिए, चारों होना चाहिए। आदिम लक्षण भी हैं, विशिष्ट संस्कृति के हैं, बड़े पैमाने पर समुदाय के संपर्क दूरी भी है, ठीक है, पिछड़ा एवं भौगोलिक अलगाव भी होता है। ठीक है, तो यहाँ उपयुक्त सभी हो जाएगा। और इसका जो होता है अनुसूचित जनजाति घोषित करने का अधिकार किसको होता है, भारत के राष्ट्रपति को, भारत के राष्ट्रपति को होता है ये। ठीक है, तो ये बेसिक चीज़ों भी आप जानोगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे तो आप वहाँ क्वेश्चंस बना सकते हो। ठीक है, अब 104 नंबर की ओर आते हैं। भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों के विचार के संदर्भ में किस देश से लिया गया। तो ये तो क्वेश्चन बहुत आसान है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, और संयुक्त राज्य अमेरिका, आपको पता ही होगा, फंडामेंटल राइट्स के अंदर दिए गए हैं। कितने से कितने आर्टिकल तक जिक्र है, 12 से
35 तक इसका जिक्र है और संयुक्त राज्य अमेरिका से ये लिया गया। और कहाँ भाग 3 में इसका जिक्र है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जानते हैं, जो कि आप मैग्ना कार्टा क्या होता है, विशेष प्रकार का अधिकार होता है, तो मैग्ना कार्टा के रूप में भी हम जानते हैं। तो जितने भी फंडामेंटल राइट्स के आर्टिकल हैं 12 से 35, उसको अच्छे से देख लें। उसके आर्टिकल से क्वेश्चन आते ही आते हैं, और कुछ ऐसे आर्टिकल है जहाँ मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, जैसे 21 से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन थे, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त किया गया? जस्ट अभी फंडामेंटल राइट्स का मैंने जिक्र किया, बोले थे वहाँ के आर्टिकल से क्वेश्चन आते हैं, और अनुच्छेद 17 इसके सही आंसर होंगे। और 68वीं में अनुच्छेद 14 से क्वेश्चन पूछा था, 14 से नहीं पूछा था, इसके अंदर जो है विधि के समक्ष समता और समानता, इक्वलिटी बिफोर लॉ, तो पूछा था कि विधि के समक्ष समता और समानता कहाँ से लिया गया। तो भले इसके अंदर अनुच्छेद 14 में जिक्र है, लेकिन विधि के समक्ष समानता और समता और समानता ब्रिटेन से लिया गया था। तो यही बच्चे कन्फ्यूजन वहाँ पे क्रिएट कर रहा था बच्चों को, और बच्चे क्या बोला कि अच्छा विधि के समक्ष समता और समानता पूछा है, और क्या लगा के आगे, अमेरिका लगा के आगे, क्योंकि उनको आर्टिकल 14 याद आया, और 14 किसके अंतर दिया गया, फंडामेंटल राइट्स के अंतर्गत दिया गया है। फंडामेंटल राइट्स कहाँ से लिया गया है, तो अमेरिका से लिया गया। तो गलत आंसर बच्चों लगाकर आ गए। तो छोटे छोटे टर्मोलॉजी को भी आपको समझना होगा। इसके अंदर जो लिखा हुआ वर्ड है वो ब्रिटेन से लिया गया था, और इसके आंसर एग्जैक्ट हो जाएंगे 17। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या निर्धारित करने का अधिकार निम्नलिखित में से किसके पास है? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, ये राष्ट्रपति के पास है। आर्टिकल 216 में इसका जिक्र किया गया है। अनुच्छेद 216 में इसका विस्तृत जानकारी मिलती है कि न्यायाधीशों की संख्या को निर्धारित करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 5वीं अनुसूची किस विशिष्ट समूह के लोगों के शासन और हितों की सुरक्षा से संबंधित है? तो 5वीं अनुसूची अनुसूचित जाति, धार्मिक अल्पसंख्यक, अनुसूचित जनजाति, भाषाई अल्पसंख्यक। तो अनुसूचित जनजाति, अब कितने अनुसूची हैं? पहले थे 8, पहले कितने थे? 8, अभी कितने हैं वर्तमान में? अभी 12। तो 12 अनुसूचियों में से जो 5वीं अनुसूची में जिक्र किया गया है, किसका जिक्र किया है? अनुसूचित जनजाति, क्या विशेष समूह के लोगों का जिक्र 5वीं में किया गया है। तो अनुसूची को एक बार अच्छे से देख लें। जो 12 अनुसूची हैं उसको, भाग पहले थे 22, अब भी कितने हैं? 25। पहले आर्टिकल थे 395 हमारे मूल संविधान में, अभी देखोगे तो 450 प्लस आर्टिकल हैं, और धीरे धीरे ये इंक्रीज ही करते रहते हैं। इन सब चीज़ों को भी देख लो कि कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, नहीं तो हम इसके लिस्ट कर देंगे। ठीक है, और भाग भी एक बार देख लेना, और अनुसूची भी एक बार देख लेना। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने किस मुकादमों में सर्वप्रथम संविधान के मूल ढांचे का सिद्धांत दिया है? तो आप ये प्रेम्बल के अंदर भी पढ़े होंगे, 1973 में आया था, है ना, मूल ढांचे का सिद्धांत। केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इसमें क्या बोला गया था? चेंजेस तो कर सकते हैं, संशोधन कर सकते हैं, लेकिन हमारे मूल ढांचे को चेंज नहीं कर सकते। और ये मूल ढांचे निर्धारित करने का काम कौन करेगा? यह सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि किस एलिमेंट को मूल ढांचे में रखें। तो ये 1973 में पहली बार केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में बोला गया था। उसके बाद ही देखोगे तो 76 में इंदिरा गांधी की सरकार थी, और वहाँ पे मेजर चेंजेज हमको देखने को मिले थे। ठीक है, मिनर्वा मिल्स केसेस भी आप लोग देखे होंगे कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट्स में जब उतार चढ़ाव चल रहा था, टकराहट सी हो रही थी, तो वहाँ पे ये मिनर्वा मिल्स का केसेस भी आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से सब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट को रिलेट करके पढ़िएगा, तो और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियर होगी आप लोगों की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं सूचीबद्ध राजनीतिक दलों को। सूची 1 यहाँ जो दिया हुआ है, सूची 2 में उसकी स्थापना के वर्ष सम्मिलित करिए। अब यहाँ कह रहा है भारतीय कम्युनिस्ट
पार्टी मार्क्सवादी कब हुआ था? 64 में। अब जब ये क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं तो देखें कि इसकी स्थापना और इसके फाउंडर कौन थे? एम.एस. डांगे। एम.एस. डांगे। इस तरीके से छोटी-छोटी चीज़ों को आप रिलेट करिए, ठीक है? आप यहाँ पे देख रहे हैं तो इसके फाउंडर भी थोड़ा-सा देख लीजिए। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी कब हुई थी? 1925 में। देखिए यहाँ भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी भी है, यहाँ भी कम्युनिस्ट, यहाँ मार्क्सवादी लिखा हुआ है, टर्मिनोलॉजी पे ध्यान देना है। तो जब मार्क्सवादी लिखा तो इसे 1964 में हुए थे और डांगे किए थे। और कम्युनिस्ट पार्टी डायरेक्ट यदि लिखा हुआ है तो 25 में हुआ था और इसके जो फाउंडर थे एम.एन. रॉय थे। अब बहुजन समाज पार्टी 1984 में हुई थी और कांसी राम इसके फाउंडर थे। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस, इसके जो फाउंडर हैं आपको पता होगा, वेस्ट बंगाल के सीएम और हमारी दीदी, जो हम सबकी दीदी है, ममता बनर्जी, इसके फाउंडर हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं इसका जो होगा ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1998, तो इसके ऑप्शन हो जाएंगे ए। इस तरीके से क्वेश्चन बनाओगे तो इजीली आप लोग से क्वेश्चन बनेंगे। और ऐसा है, ठीक है, कुछ आउट ऑफ बॉक्स भी आता है। आपको पहले ही बताएं कि 100% हर कुछ नहीं आएगा, थोड़ा बहुत आउट ऑफ बॉक्स भी आएंगे, तो उसके लिए भी आप लोग तैयार रहें। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस अनुच्छेद के अंतर्गत अध्यक्ष सदन के किसी सदस्य को उसकी मातृभाषा में बोलने की इजाज़त देता है? ठीक है, तो इसके आंसर हो जाएंगे अनुच्छेद 120 क्लॉज 1। तो आपको पता ही होगा कि राज्यसभा के सभापति हो या लोकसभा के अध्यक्ष, किसी सदस्य का जो हिंदी या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभिव्यक्ति नहीं कर सकता, अपनी मातृभाषा में सदन को संबोधित करने की इजाज़त दे सकेगा। और ये क्लियर कट लिखा हुआ है 120 क्लॉज 1 में। तो ये हमारी रही पॉलिटी के कुछ क्वेश्चन, और इससे आइडिया लगा सकते हो कि यदि आपके कुछ क्वेश्चन 5, 6, 7 क्वेश्चन कंसेप्ट ओरिएंटेड आते हैं, 1-2 ऑप्शन नहीं भी आएंगे, तो आप इंट्यूशन से बना सकते हो, एलिमिनेशन मेथड उपयोग करके आप बना सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं, किसी को ऐसा नहीं पता है कि मुझे ये 100% आ ही रहा है। तो इस बार 69, 60, 70 में आप लोगों को अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। 2000 के आसपास अभी सीट आए हैं, तो एक सुनहरा अवसर है, अच्छे से तैयारी करिए। और हमारी जो अभी चल रही है 2.0 पीटी बैच, यदि आपको वहाँ गाइडेंस लेना है तो जुड़ के आप ले सकते हो। और आगे जो हम सीरीज लाने वाले हैं बिहार स्पेशल करंट अफेयर्स के लिए लाने वाले हैं, तो वो भी जो लाएंगे डिस्ट्रिक्ट वाइज, जैसे पटना, बेगूसराय, चंपारण, सारण, मोतिहारी, इस तरीके से जो होगा डिस्ट्रिक्ट वाइज हम एक-एक चीज़ों को पढ़ेंगे, है ना? डिस्ट्रिक्ट वाइज पढ़ने से होगा क्या कि थोड़ा सा वो एक सेग्रीगेटेड फॉर्म में मिलेगा, और जब कोई एक सीक्वेंसेस वाइज मिलते हैं तो वहाँ याद करने में हमको सुविधा ज़्यादा होती है। तो डिस्ट्रिक्ट वाइज करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कशन भी करेंगे यूट्यूब के ऊपर, और उसके हम पीडीएफ भी दे देंगे। और जो 30-40 टॉपिक ऐसे इंपॉर्टेंट होंगे उनकी भी पीडीएफ, मेंटरशिप 2.0 और 1.0। 1.0 तो हमारी कंप्लीट हो गई है और 2.0 बैचेज अभी चल रही है। तो बोलते हैं ना, जब जागो तभी सवेरा, कभी देर नहीं होता है, बस आप चलो, सही डायरेक्शन में पढ़ो, आप अपना एफर्ट लगाओ ना, रिजल्ट बाद में सोच लेना। जब आप अपना 100% देते हो तो किसी बात का दुख नहीं होता, और आप लास्टली कहते हो कि मेरे अंदर जो ताकत थी वह मैंने लगाया। ठीक है, तो आप अपना बेस्ट दो, हम अपना बेस्ट देंगे, तो हो सकता है कि सफलता की दहलीज पे पहुंच जाए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से पढ़ेंगे। जितने भी दिन अभी बचे हुए या आगे दिन अभी बढ़ते भी, एक्सटेंड भी करते हैं, तो उसको यूटिलाइज करिए, मैक्सिमम रिवीजन करिए। किन चीज़ों को पढ़ना है समझिए, किन चीज़ों को छोड़ना है वो समझिए। तो बैलेंसिंग वे में जब आप पढ़ाई करोगे, डेडिकेशन, कंटिन्यूटी रखोगे अपने साथ, तो सफलता ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन के किसी अन्य सीरीज के साथ। थैंक यू।